हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारी जो आज की क्लास है वो है प्रकरण 4। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फुटकल रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल जी की किताब हम पढ़ रहे हैं। 3 क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, आज ये हमारी चौथी क्लास होने वाली है। और फुटकल रचनाएं जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हम उनको अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगर आपने वो लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो भाई उनको भी जरूर देख लेना, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल साहित्य हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं और वो भी एकदम शॉर्ट नोट में, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रामचंद्र शुक्ल साहित्य प्रकरण 4। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। ये यहाँ पर हम देखते हैं और बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ बड़ा, ताकि आपको पूरा दिख जाए। कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ जा, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। एक मिनट, कहाँ जा रहा है ये, मेरे पीछे छुप गया है ना। ये देखते हैं, आई होप आपको थोड़ा दिखाई तो दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा सा बस इधर करते हैं, ये हट जाए। चलते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है वीर गाथा। देखो, प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। वीर गाथा काल के, वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल को कहा है। वीर गाथा काल किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। हम वैसे इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। ठीक है, विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? तिरहुत। और खुसरो यानी कि अमीर खुसरो की यहाँ पर बात हो रही है, दिल्ली के। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। थोड़ा बहुत प्रभाव प्राकृत की रूढ़ियों पर अवश्य मिलता है। इससे पहले की जो भी संदिग्ध सामग्री मिलती है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फुटकल रचनाओं का जो आज हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही छोटी रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। आई थिंक 30 मिनट में हमारा जो फुटकल रचना है वो हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। तो चलते हैं आगे। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित करने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख, प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की जो कृति थी उसमें हमें क्या क्या मिलते हैं? तो पश्चिम की बोलचाल में गीत, मुख, प्रचलित पद्य, है ना। मुख प्रचलित का मतलब है जो ओरली, बिल्कुल मुंह जवानी जो पद्य बोले जा सकते हैं उनको बोलते हैं मुख प्रचलित पद्य। इनका नमूना हमें अमीर खुसरो की कृतियों में मिलता है। उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में मिलता है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। ठीक है, अब हम खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बता रखा था तो इसको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि आज की लॉन्ग नहीं है ज्यादा क्लास। खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो की यहाँ पर बात हो रही है, 8वें नंबर के हैं ये। इससे पहले हम 7 कवियों को पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि हमने देशभाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य में पढ़ा था। यहाँ पर क्या दे रखा है? पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 की बात ये कर रहे हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की थी। ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा जा चुका है पहले। जो अमीर मतलब कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने
अलाउद्दीन से लेकर के मतलब अलाउद्दीन के समय पर थे, ये भी पूछा जा सकता है, तो अमीर खुसरो थे। और बलबन से लेकर के अलाउद्दीन अलाउद्दीन और मुबारक शाह तक कई बादशाहों का जमाना देखा था, तो ये अमीर खुसरो ही थे। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई थी। संवत में दे रखा है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है वो पूरी आपको संवत में मिलेगी। अगर आपको संवत में से ईसवी निकालना है, अगर आप ईसवी निकालना चाहते हैं तो इसमें से आपको 57 वर्ष मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। 1389 में से आप 57 माइनस करेंगे तो आपका जो ईसवी है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, ये पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। ये बड़े ही मतलब अमीर खुसरो बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ये पूछा, देखो यहाँ पर कोई भी एक लाइन दे करके या पूरा वाक्य दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये अमीर खुसरो के बारे में ये कथन किसका है। जो कथन होते हैं ना वो ऐसी प्रकार से आते हैं, क्योंकि जो साहित्य की बुक हैं वो ज्यादातर क्या है कि थ्योरी बेस्ड लिखी हुई हैं, तो उनमें से कथन आपको ऐसे ही छांटने होते हैं। ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ पर ये बता देना बहुत जरूरी है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। यानी कि जिन प्रदेशों की भाषा मतलब खड़ी बोली होती थी ना, जिसमें हिंदी बोलते थे, खड़ी बोली होती थी, उसमें पद्य किसमें लिखते थे, पद्य और तुकबंदी फिर भी ब्रज भाषा की ही तरफ झुकी रहती थी। पद्य उसी में होते थे, ब्रज भाषा के अंदर होते थे, क्योंकि ब्रज भाषा में जो काव्य है ना वो बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है, जबकि खड़ी बोली में इतना अच्छे से उसको मतलब संकलित नहीं किया जा सकता। अब भी यह बात पाई जाती है, इससे खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठीक है। दो प्रकार की भाषा पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में ही मिलती है। ये कह रहे हैं कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा मिलती है। कौन कौन सी? ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, लेकिन गीतों और दोहों की भाषा किसमें है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अमीर खुसरो के जो देखो गद्य विधाओं में लिखे जाते हैं एक तरीके से, वो कई कई मतलब ठेठ खड़ी बोली में लिखे गए थे। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और गीतों और दोहों की भाषा फिर भी क्या थी? ब्रज भाषा ही थी, मुख्य प्रचलित काव्य भाषा। यही ब्रज भाषा देख करके उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी, ठीक है। यही ब्रज भाषा देख करके उर्दू साहित्य के इतिहास प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से ही क्या निकली है? उर्दू निकली है, ठीक है। आगे चलते हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली को ले लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये सारा कहना है कि इतिहास प्रसिद्ध ये सब बात जानते हैं कि तंबाकू का प्रचार कब हुआ था, तो जहांगीर के समय से हुआ था। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है। उसके पहले गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, है ना। जहांगीर के समय से तंबाकू का प्रचार हुआ था, और उससे पहले तंबाकू था, लेकिन वो अंग्रेजों की जो सूरत वाली कोठी थी वहां पर उसका गोदाम था, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया था। सूरत वाली कोठी में उसका गोदाम था, इसलिए तंबाकू का नाम क्या पड़ गया?
सुरती या सूरती। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। ठीक है, खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी मिली है ना, उसकी भाषा कैसी है, कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति। इनको आप चाहें तो एक बार पढ़ लेना, इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान किसकी तरफ था, बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। इंपॉर्टेंट है ना। पर कबीर धर्मो उपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ठीक है, खुसरो का लक्ष्य क्या था, जनता का मनोरंजन करना था, इसीलिए उन्होंने पहेलियां, मुकरियां, इस तरह की चीजें लिखी थी। पर कबीर धर्मो उपदेशक थे। ये खुसरो, अमीर खुसरो और कबीर दोनों की तुलना यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने की है, इसलिए उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। उन्होंने पोथियों की भाषा पर ध्यान दिया था और खुसरो ने बोलचाल की भाषा पर ध्यान दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं आपको जरूर हाईलाइट, वैसे तो हाईलाइट हो रहा है इसमें, लेकिन उसको मैं साथ के साथ बता दूंगी। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए गए हैं, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हो। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। वो क्या है, आकाश। और आकाश में इतने सारे थाली जो तारे रहते हैं उनको मोतियों की संज्ञा दी गई है। और उसमें से आप देखते हैं सबके सिर पर औंधा, मतलब ऐसा लगता है हमारे ऊपर है आकाश, लेकिन उसमें से एक भी तारा है जो नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, ये पहेलियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपरों में पूछी जाती है, आपको जरूर पढ़नी है ये। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, ये क्या है, दिया और बाती। जब तक दिए में मतलब तेल रहता है तब तक क्या होता है, वो जलता रहता है। और जैसे ही वो तेल, उसमें तेल घी खत्म हो जाता है, तो वो जो सांप रूपी, जो बत्ती रूपी जो सांप है ना, वो क्या हो जाता है, उसमें मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ठीक है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये क्या है, पायजामा। ठीक है, ये क्या है, पायजामा। एक नार दो को ले बैठी। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। कौन है, दर्पण। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। मुंह अगर उसमें कोई देखता है तो बिल्कुल आपको वैसे ही बता देता है। ये दर्पण यानी कि शीशा। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा के कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये पूछी जा सकती है, इनको भी आप एक बार देख लेना। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगराज्यों पानी। ये ब्रज भाषा के पद्य हैं। और चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ 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 में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ठीक है, ये आप इनको पढ़ लीजिएगा। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा के हैं, है ना। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ये ब्रज भाषा की पंक्तियां हैं, इनको भी पूछा जा सकता है, इनको आप पढ़ लेना। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भये एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। ये पंक्तियां बहुत बार पूछी गई है। और ये जो अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनके निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, वो उनके गुरु थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तब अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां वहां पर मतलब बोली थी कि वो कहते थे कि गोरी सोवे सेज पर, यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया मतलब उनके जो गुरु थे वो तो अब मृत्यु की सैया पर थे, है ना।
मुख पर डायरेक्ट केस मतलब किसी से बोल नहीं रहे हैं, तो वो कह रहे हैं चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। ठीक है, अब चारों तरफ क्या है, तो ये पंक्तियां आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, ये भी पूछी जा चुकी है। कैसे घर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेजे डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। ठीक है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये यहाँ से यहाँ तक एक बार पूछी जा गई थी पंक्ति, एक क्वेश्चन में है ये, तो इसको आप जरूर याद रख लेना। आगे चलते हैं। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, की तावे हिजराना दारम एजा न लेहूं काहे लगाए छतियां। ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार, आज तक पूछी तो नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती हैं। आगे पढ़ेंगे हम विद्यापति को। विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, क्योंकि अपभ्रंश में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इन्होंने 2-3 जो अपनी कीर्ति लता और कीर्ति पताकाएं ये अपभ्रंश भाषा में लिखी हैं, तो वहां पर इनका थोड़ा बहुत उल्लेख हो चुका है। पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे, इनका एक उपनाम है, इनको उपाधि दी गई थी मैथिल कोकिल की, मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी इनकी पदावली के कारण। ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने पदावली लिखी थी वो लिखी थी मैथिली भाषा में, इसलिए इनको मैथिल कोकिल का कहा गया। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारा कुछ याद कर लेना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। ये आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे हम। यहां से देखते हैं विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के जो पद हैं वो अधिकतर किसके हैं? श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ठीक है, विद्यापति ने के जो नायक और नायिका कौन रखे हैं उन्होंने? तो राधा और कृष्ण को रखा है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति सैव थे। ठीक है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। नायिका और नायक राधा कृष्ण को बनाया गया है, और जयदेव का इन पर जो इनकी पदावली है उस पर जयदेव की कृति का जयदेव का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है, ये भी याद रखना है। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति जो थे वो सैव थे, इसका भी याद रखना है। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं की है। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति को हमें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये विद्यापति के बारे में ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, जयदेव का जो गीत गोविंद है उसी का उसके विद्यापति के पदों पर क्या है? प्रभाव है। ठीक है, उसको याद रख लेना। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का भी क्या करेंगे। ठीक है, ये विद्यापति के बारे में किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद करें। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने राधा और कृष्ण मतलब श्रृंगारिक रूप में राधा कृष्ण की व्याख्या की थी, ठीक है, तो उसके बारे में ये शुक्ल जी ने उनका मतलब एक तरीके से विरोध करना ही है। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं
इत्यादि सब नित्य रूप में, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से देखो श्रृंगारिक रूप में राधा कृष्ण को कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका इस तरह से, जो कवि हैं, जो पुराण लेखक है, उन्होंने इस तरह से उनका वर्णन किया है कि एक तरीके से ना उनको कहीं ना कहीं मतलब गलत वे में उनको लिया गया है, तो वो चीज़ गलत है। हम नहीं जानते हैं कि सच में ही राधा कृष्ण के मतलब क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब जो लेखक और जो हमारे कवि है, ये उन लोगों ने इन सबको लिख लिख करके, हम तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इसी को ही इतिहास समझ बैठते हैं, है ना। तो वास्तविकता क्या थी ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी जानता है इस बारे में, है ना। ये कड़वा सत्य है। हालांकि आप कोई भी देखो, मैं भी कृष्ण भगवान को मानती हूँ, ऐसा नहीं है, राधा जी रानी को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, दिन रात उनका नाम रटती हूँ, लेकिन जो चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत भी चीज़ें हैं जिनको गलत वे में देखा जाता है, ये चीज़ गलत है। तो उनका नाम लेकर के लोग उनका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, हाँ कृष्ण जी ने ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, वो चीज़ गलत है। अपने आराध्य के नाम पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या है अपने, बस वही चले आगे बढ़ते हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ पर वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। जो विद्यापति थे वे 1460 संवत में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ पर कौन थे, मतलब कवि थे, उनके यहाँ पर थे दरबार में, ठीक है, इसको याद रख लेना है। तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। और सरस बसंत समय भल पावली, इनकी पंक्तियां याद रखनी है आपको, विद्यापति की पंक्तियां हैं ये सारी। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, इनको एक बार आप पढ़ लेना, हालांकि ये पूछी नहीं गई हैं, है ना। मोस्टली क्या है कि बहुत सारे जो हमने PYQ करे हैं तो उनके बेस पे पता चल जाता है कि कौन सी पंक्ति है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार। आगे यहाँ पर मोटे हिसाब से वीर गाथा काल हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए, ठीक है। वीर गाथा काल को महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। इसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रह गया था, ना ही मुसलमानों से, ठीक है। हिंदू राजा आपस में पहले लड़ते रहते थे और अब तक क्या हो चुके थे, मुसलमानों का यहाँ पर साम्राज्य आ चुका था। तो क्या हो गया था, उसके बाद हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली गई। अब उनका जो ध्यान था ना, जो साहित्य वो लिख रहे थे, अब उससे उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। मुसलमानों के ना जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदय ग्राह रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित ना होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों और विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। रामचंद्र शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं समझें कि भक्ति काल आने के बाद भी कुछ वीर काव्य लिखे गए थे, है ना। रीति काल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में हमेशा ही लिखे जाते रहे हैं। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फुटकल काव्य यानी कि आदिकाल आज हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। आदिकाल के 4 प्रकरण थे, 4 क्लासेज में हम उनको पढ़ चुके हैं। आप उनको क्रम से याद रखिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए, जरूर कंप्लीट पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। और यहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है किसी भी पेपर में, तो यहाँ से आप उसके मतलब जो भी है यहीं से ही उसके देखा जाता है क्वेश्चन को बाद में, ठीक है, और यहीं से सही किया जाता है। तो बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, जरूर पढ़ेंगे हम, ये सारी ऑथेंटिक बुक हम जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम बच्चन सिंह की और नगेंद्र जी की भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। और UGC नेट जून 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जरूर जुड़िए चैनल से। हिंदी साहित्य और जो पेपर फर्स्ट है उसकी तैयारी आपको यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। धन्यवाद।